गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है स्टूडेंट्स हमारे भावना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ओके, हम क्लास 12 की एक सीरीज चला रखी थी हमने, जिसमें हमने क्लास 12 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 12 का नेक्स्ट चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ओके, बाकी के तीनों चैप्टर्स आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से देख सकते हैं और फिर अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ठीक है, देखिएगा यहां पर नाम से ही पता चल रहा है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होते हैं, और ट्रांसफर होते हैं और उन कैरेक्टर्स में क्या आती है, वेरिएशंस। क्या आती है, वेरिएशंस। तो वेरिएशन का मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आप गए तो कैरेक्टर्स पूरे डिट्टो के डिट्टो नहीं है, थोड़ा सा उनके अंदर क्या आएगा, चेंज। क्या आएगा, चेंज। और उन चेंजेस को ही हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस। तो ये आए कैसे हैं, इसके बारे में कैसे पता चला, और आगे कौन कौन सी इनसे रिलेटेड यूजफुल डिस्कवरीज है ह्यूमन बींग्स की, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में टर्म्स की। सबसे पहला है जेनेटिक्स। वैसे हम इस चैप्टर को जेनेटिक्स ही बोलते हैं। जेनेटिक्स के अंदर ही हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन को स्टडी करते हैं। देखिएगा, डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन। मतलब ये हमारी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो किसके बारे में बताती है हमें, इनहेरिटेंस के बारे में और वेरिएशंस के बारे में ऑफ कैरेक्टर्स। किसके, कैरेक्टर्स के अंदर जो वेरिएशंस है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर्स के अंदर वेरिएशंस आई है, या हम बोले कैरेक्टर्स इनहेरिटेड हुए हैं, तो जब इन सबको हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी की ब्रांच में तो उसे हम बोलेंगे जेनेटिक्स। क्या बोलेंगे, जेनेटिक्स। ठीक है, सेकेंड फिर आ रहा है टर्म इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स की डेफिनेशन क्लियर है। इसके बाद हम इसी जेनेटिक्स के अंदर जो दो टर्म देख रहे हैं, इनहेरिटेंस और वेरिएशन। Inheritance is the process by which characters are passed on from one parent to progeny। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कैरेक्टर्स एक ट्रांसफर होते हैं पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर, पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर, या हम बोल सकते हैं ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। ठीक है, आपको पता है कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफर होते हैं इनहेरिटेंस में, वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। ठीक है, वेरिएशन, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वेरिएशन, इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम द पेरेंट। वेरिएशन का मतलब है कि पेरेंट्स और जो प्रोजेनी है उनके कैरेक्टर्स के अंदर क्या आता है, डिफरेंस। क्या आता है, डिफरेंस। तो उस डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। क्या बोलेंगे, वेरिएशन। ठीक है, चलिए आगे हम देखें। आज सबसे पहले मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा, जेनेटिक्स के बारे में जो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है वो दिया है मेंडल ने, इसीलिए हम इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब हम थोड़ा उनके बारे में भी देखते हैं, उन्होंने कैसे जेनेटिक्स को आगे एक्सप्लेन किया। सुनिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल, यहां पर जॉन भी आएगा इनके नेम के बीच में, ग्रेगर जॉन मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पीस फॉर 7 years। मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट्स किए, किसके ऊपर, गार्डन पी के ऊपर। गार्डन पी होता है पाइसम सेटाइवम। क्या होता है, पाइसम सेटाइवम। ये प्लांट का बॉटनिकल नेम है, पाइसम सेटाइवम। जो अपन यूज में लेते हैं फूड के फॉर्म में, वो मीठी मटर होती है, स्वीट मटर, ये वाइल्ड मटर है ना। तो इसका नाम है पाइसम सेटाइवम फॉर 7 years। कब तक किया था, 7 years, 1856 से 1863 में। एंड प्रपोज्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब गार्डन पी पर उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट करके, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्रॉस कराकर, मतलब कुछ कैरेक्टर्स को लेकर उन्होंने क्या कराए, क्रॉस कराए, एक तरह से रिप्रोडक्शन की तरह ही है। और क्या दिए, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस से रिलेटेड कुछ लॉज प्रोड्यूस किए। मेंडल कंडक्टेड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन
क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। मतलब पी प्लांट्स के अंदर उन्होंने बहुत सारी ब्रीडिंग की और ब्रीडिंग के तरीकों में क्या क्या, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया। मतलब सेल पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन तो कराया, इसके साथ साथ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी यूज में लिया और कुछ नए ब्रीड प्रोड्यूस की। अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैविंग अंडरगोन कंटिन्यूअस सेल पॉलिनेशन फॉर सेवरल जनरेशन। ट्रू ब्रीडिंग क्या होती है, जिसके अंदर सेल पॉलिनेशन होता है और कैरेक्टर एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं। आप सबको पता है कि सेल पॉलिनेशन वहां पर अच्छा देखने को मिलेगा जहां पर प्लांट कैसा हो, बाइसेक्सुअल। कैसा हो, बाइसेक्सुअल। ठीक है। मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पीस प्लांट वैरायटी। मतलब मेंडल ने, अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मेंडल ने क्यों पी प्लांट को ही सेलेक्ट किया। ठीक है, तो एक तो ये भी रीजन था कि उसके अंदर 14 कैरेक्टर्स लिए अलग वेराइटीज के एज पेयर विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, जो कि एक दूसरे से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एक्सेप्ट थे, मतलब सिमिलर तो थे बट उनमें क्या था, कॉन्ट्रास्टिंग चेंजेस। अब कॉन्ट्रास्टिंग चेंजेस को हम आगे डिस्कस करेंगे, कौन सा डोमिनेंस है कौन सा रिसेसिव है उस बेसिस पर। ठीक है, यस। आगे देखिएगा नेक्स्ट, अब कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए उनको भी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ 14 कॉन्ट्रास्टिंग मतलब 7 पेयर थे। अब एक है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। हम पहले कैरेक्टर्स की बात करते हैं। फ्लावर कलर पर्पल है, ठीक है, और इसका डोमिनेंट तो क्या होता है, पर्पल, और रिसेसिव क्या होता है, व्हाइट। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, ऐसे कैरेक्टर्स जो एक्सप्रेस होते हैं, जो नजर आते हैं, जो दिखाई देते हैं, कहां पर, F1 जनरेशन में। F1 जनरेशन हम आगे क्रॉस जब करेंगे वहां आपको एक्सप्लेन करेंगे कि जब फर्स्ट टाइम क्रॉस करने से जो ब्रीड बनती है, स्पीशीज बनती है, उसे F1 जनरेशन, मतलब जो ऐसे कैरेक्टर्स जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहे थे उन्हें डोमिनेंट कैरेक्टर्स बोल रहे हैं। तो फ्लावर्स के अंदर पर्पल कलर डोमिनेंट है और रिसेसिव क्या है, व्हाइट कलर। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए कहीं पर आपने थाउजेंड्स व्हाइट फ्लावर्स रख दिए और उसके बीच में अगर एक पर्पल कलर का फ्लावर रख दिया तो वो आपको अच्छे से नजर आए, मतलब वो डोमिनेंट है। सेकंड, प्लांट की हाइट, ये दूसरा कैरेक्टर लिया। इसमें टॉल और शॉर्ट, शॉर्ट की जगह आप डार्क भी लिख सकते हैं। सीड कलर येलो और ग्रीन, और सीड शेप राउंड एंड रिंकल्ड। पॉड कलर फली ग्रीन एंड येलो, मतलब ये सारे के सारे ऊपर वाले डोमिनेंट रहे। इन्फ्लेटेड मतलब फूली हुई मटर की फली, और कंस्ट्रिक्टेड पिच की हुई। फ्लावर एक्सियल ऊपर, टर्मिनल नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये कुछ 14 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, वैसे 7 पेयर ही थे, 7 पेयर का 14, इन्हें आप देख लीजिए 7 डोमिनेंट है, 7 रिसेसिव, तो टोटल 14 बोल दिया इन्होंने। ओके, नेक्स्ट। अब हम आगे बात करें तो देखिएगा, इनहेरिटेंस ऑफ जीन को समझने से पहले हम कुछ अल्फाबेटिकल टर्म्स को डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है वो अल्फाबेटिकल टर्म्स। सबसे पहले कैपिटल लेटर यूज्ड फॉर द ट्रेट एक्सप्रेस एट द F1 स्टेज। देखिएगा F1 स्टेज के अंदर हम जब ट्रेट्स का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर्स, किसी भी कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करने के लिए अगर अपन किसी तो लेटर को कैपिटल ले रहे हैं ना F1 स्टेज में, ठीक है, तो वो डोमिनेंट होगा। क्या होगा, डोमिनेंट। एंड स्मॉल अल्फाबेट फॉर द अदर ट्रेट, और दूसरा स्मॉल अल्फाबेट होगा तो उसे हम क्या लेंगे, रिसेसिव। T is used for tall and small t is used for dark. Same, capital T and T are alleles of each other. देखिएगा एक और टर्म है अलील। अलील्स क्या होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स भी बोल रहे हैं इन्हें। जैसे कैपिटल टी टॉल को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल टी रिसेसिव है, ये डार्क को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक दूसरे के क्या है, अलील्स हैं। ओके, हेंस इन प्लांट द पेयर ऑफ अलील फॉर हाइट वुड बी टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, अगर किसी प्लांट के अंदर जैसे ये अलील्स का पेयर या तो कैपिटल टी होगा या कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी स्मॉल टी। In a true breeding tall or dark pea variety, the allelic pair of genes for height
आर आइडेंटिकल फ्रॉम होमोजाइगस टीटी एंड स्मॉल टीटी रेस्पेक्टिव। अगर मान लीजिए किसी भी प्लांट को की अगर अपन एलिलिक पेयर की बात करें, अगर वो दोनों सेम है, क्या मतलब कैपिटल टीटी है स्मॉल टीटी है, तो उसके लिए अपन क्या टर्म यूज में लेंगे? होमोजाइगस। क्या यूज में लेंगे? होमोजाइगस। और कैपिटल टी स्मॉल टी है, मतलब दोनों डिफरेंट है, तो उसके लिए अपन क्या टर्म यूज में लेंगे? हेटेरोजाइगस। ठीक है। अब ये जो कैपिटल टीटी और जो स्मॉल टीटी है, ये बेसिकली किसको बता रहे हैं? जीनोटाइप को। किसको बता रहे हैं? जीनोटाइप को। अब डिस्क्रिप्टिव टर्म्स टॉल एंड डार्क आर द फिनोटाइप। अब देखिएगा, ये कैपिटल टीटी और स्मॉल टीटी ये क्या कहलाते हैं? जीनोटाइप। क्या कहलाते हैं? जीनोटाइप। और जब इनको डिस्क्राइब किया जाता है, कैपिटल टीटी का मतलब क्या है? टॉल, स्मॉल टीटी का मतलब क्या है? डार्क। तो ये किसको बताते हैं? फिनोटाइप्स को। किसको बताएंगे? फिनोटाइप्स को। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे वापस से चलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के ऊपर। इसे अपन समझते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की अगर अपन बात करें तो इसे अपन मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है? एक कैरेक्टर को लेकर अपन क्या करा रहे हैं? क्रॉस। जैसे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन कैसे इनहेरिटेड होता है? ठीक है। जैसे ये टॉल प्लांट है, कौन सा प्लांट है? टॉल प्लांट। ठीक है। क्या है? टॉल प्लांट। और ये क्या है? डॉर्फ प्लांट। कैसा प्लांट है? डॉर्फ प्लांट। ये इसे आप मेल, टॉल को आप मेल बोल दीजिएगा और ये फीमेल हो जाएगा, इससे ज्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। और ये पेरेंट्स हैं। क्या है? पेरेंट्स, टॉल एंड डार्क। जब टॉल है तो टॉल से एक गैमेट आएगा कैपिटल टी और एक गैमेट आएगा स्मॉल टी। अब इन दोनों को अपन ने क्या कराएंगे? फर्टिलाइजेशन या क्रॉस कराएंगे। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो मिलने वाला जो F1 जनरेशन है, ये हमारी क्या है? F1 जनरेशन। तो इसमें कौन सा प्लांट मिला? कैपिटल टी और स्मॉल टी, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? टॉल। क्या बोल रहे हैं? टॉल। F1 जनरेशन। अगर अपन F1 जनरेशन की बात करें, सारे के सारे कैसे थे? कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। और फिनोटाइप इसको अगर अपन डिस्क्राइब करेंगे तो वो क्या होता है? टॉल। क्या होता है? टॉल। अब ये जो कैपिटल टी है ना, इनका जब अपन ने क्रॉस कराया, मतलब जब इनसे F2 जनरेशन ली, ऐसे मतलब जब इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराकर तो इससे दो तरह के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये वही है बेसिकली। और इनसे चेकर बोर्ड के थ्रू, किसके थ्रू? चेकर बोर्ड के थ्रू हम अगर बात करें तो देखिएगा, ये कुछ इस तरह से चेकर बोर्ड बनेगा एक पूरा। ठीक है। ये इसी को आपको समझा रहे हैं, ये रेशो आए कहां से? ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी। ठीक है। तो ये मेल वाला पार्ट है और ये फीमेल, इसे चेकर बोर्ड बोलते हैं। इससे ये आपको सारे जीनोटाइप्स मिल जाए। कैपिटल टी को कैपिटल टी से क्रॉस कराया, कैपिटल टी को स्मॉल टी से, कैपिटल टी को स्मॉल टी से, स्मॉल टी को स्मॉल टी से। तो देखिएगा, जो F2 जनरेशन है ये हमारी, इस F2 जनरेशन के अंदर जो जीनोटाइप आया ना, ये वाला, ये यहां से आया भाई। कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी कितने हैं भाई? कैपिटल टी है कितने? 1। और ये कैपिटल टी स्मॉल टी कितने? 2। और स्मॉल टी कितना है? 1। तो 1:2:1। ये हमारा क्या है? जीनोटाइप। लेकिन अगर अपन फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप क्या होगा? ये 3:1। अगर अपन इन्हें देखेंगे, डिस्क्राइब करना चाहें, तो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, और ये क्या है? डार्क। तो मतलब 3:1। ये क्या हो गया इसका? फिनोटाइपिक जीनोटाइप रेशियो। मतलब 3 टॉल प्लांट्स हैं और 1 डार्क प्लांट है। ओके स्टूडेंट्स? यस। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे इस F1 जनरेशन के बाद क्या क्या है। Mendel proposed that something was being stable by passed down, unchanged from parents to offspring. मेंडल ने बताया कि कुछ ऐसा है जो कि स्टेबल है, जो कि
अनचेंज्ड है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर कुछ ऐसी चीज है जो चेंज नहीं हो रही है और बिल्कुल स्टेबल है, एंड ट्रांसफर थ्रू द गमीट्स, और ये किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, गमीट्स ओवर सक्सेसिव जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किसके थ्रू, गमीट्स के थ्रू। ही कॉल्ड दीज थिंग्स आर फैक्टर्स, और उन थिंग्स को उन्होंने क्या बोल दिया, फैक्टर। मतलब मेंडल ने बताया इन डिस्कवरीज के बाद कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में ट्रांसफर होती है, स्टेबल है और कोई चेंज नहीं हो रहा, और उन थिंग्स को उन्होंने क्या बोल दिया, फैक्टर्स। नाउ अ डे वी कॉल देम एज अ जीन, और आज के टाइम इन्हीं फैक्टर्स को अपन क्या बोलते हैं, जीन। क्या है, जीन। जीन टर्म जॉनसन ने दिया था। जीन इज देयरफॉर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, और यहीं से इन्होंने बताया कि जीन है ना, जीन ही यूनिट है किसकी, इनहेरिटेंस, मतलब इनहेरिटेंस के लिए जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, जीन्स। ठीक है, जीन्स विच कोड्स ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, और ये जीन्स क्या करते हैं, कोड करते हैं पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्ट, मतलब हर ट्रेट को कोड करने का काम करते हैं, आर नॉन एज अलील्स, और उन्हें क्या बोल देते हैं, अलील्स। दे आर slightly different from of the characters are controlled by discrete unit called factors, मतलब characters को कौन कंट्रोल करते हैं, factors। factors occur in pairs, मतलब ये जो factors है जिन्हें हम आगे चलकर जीन्स बोलते हैं, हमेशा कैसे रहते हैं, पेयर। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट एंड द अदर इज रिसेसिव, जो हमने देखा था कि अगर ये ऐसे रहेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी डिसिमिलर है तो एक तो क्या होगा, डोमिनेट, और एक क्या होगा, रिसेसिव। तो इसी को इन्होंने क्या बोल दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोल दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, अब लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें यह भी बताता है कि भाई जो कैरेक्टर्स हैं जो हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर F1 जनरेशन में ही अपना इफेक्ट शो करेंगे। फिर बाद में आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या है, सेग्रीगेशन। देखिएगा ये सेकंड लॉ था। द अलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, मतलब जो अलील है वो कोई भी ब्लेंडिंग शो नहीं करते, एंड दैट बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन, और जो दोनों ही कैरेक्टर्स हैं वो क्या है, F2 जनरेशन में शो होते हैं, थ्रू वन ऑफ दीज इज नॉट सीन एट द F1 स्टेज, मतलब ऐसा कैरेक्टर जो F1 स्टेज में शो नहीं हुआ है वो अब F2 के अंदर क्या होगा, शो। द पेरेंट्स कंटेन टू अलील्स, पेरेंट्स क्या करते हैं, टू अलील्स को रखते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। कब, जब गैमेट का फॉर्मेशन। द फैक्टर्स ऑफ अलील्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट और सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, मतलब जो फैक्टर ऑफ अलील, मतलब फैक्टर्स और अलील्स की बात करें ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट और सेपरेट, मतलब जो ये सेपरेट या सेग्रीगेट होते हैं फ्रॉम ईच अदर सच दैट अ गैमेट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर। इसका मतलब ये है कि जैसे हम बात करें वो जो मैंने मोनोहाइब्रिड की कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो जब इनसे ये एक पेयर है अलील्स का, जब इनसे गैमेट्स बनेंगे ना कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये मतलब 50-50% ही क्या होंगे, आगे ट्रांसफर होंगे गैमेट फॉर्मेशन के टाइम। होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस ऑल गैमेट दैट आर सिमिलर कंटेन सेम टाइप ऑफ अलील। हेटेरोजाइगस पेरेंट्स प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ गैमेट सच हैव ओनली वन अलील विद इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब होमोजाइगस में तो दोनों सेम रहेंगे और हेटेरो में डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। ठीक है, ये दो लॉ इन्होंने एक्सप्लेन किए थे, किसने, मेंडल्स ने। ठीक है, अब हम बात करें आगे तो देखिएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस जब हमने देखा तो लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो क्या है, हमारे एग्जांपल्स हैं किसके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस या करेक्ट इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के। अब उसके बाद हम देखें इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। क्या है एक्सेप्शन, जिसमें पहला एक्सेप्शन तो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखिएगा नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पर जो डोमिनेंस है वो इनकम्प्लीट है। क्या है, इनकम्प्लीट। ठीक है, देखिएगा व्हेन अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर ब्रीड, मतलब जब क्रॉस कराते हैं टू प्योर ब्रीड के बिटवीन, is done for one contrasting character, the F1 hybrid phenotype does not resemble either of the two parent and was in between the two called incomplete dominance। मतलब जब क्रॉस कराएंगे टू प्योर ब्रीडिंग के बीच में, है ना, वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर द F1 हाइब्रिड फिनोटाइप, जो वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है F1 हाइब्रिड का,
डज नॉट रिजेंबल ईदर ऑफ द टू पेरेंट, ये दोनों ही पेरेंट्स के साथ रिजेंबल नहीं होता इन बिटवीन द टू, कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंट। मतलब वो पूरा का पूरा क्या है, डोमिनेंट नहीं रहेगा, वो पार्शियली क्या रहेगा, डोमिनेंट, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट। इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन और एंटीराइनम स्पीशीज, मतलब ये इनहेरिटेंस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो देखा गया डॉग फ्लावर, या इसको अपन बोलते हैं जूलॉजिकल बॉटनिकल नेम इसका स्नैपड्रैगन या एंटीराइनम, इज अ गुड एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये प्रूव करता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इसके अंदर जब ये एक्सेप्शन है तो देखो इसमें रेशियोज भी चेंज हो जाएंगे। F2 जनरेशन फिनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1, इन स्टेटेड 3:1। जो 1 जनरेशन का इनहेरिटेंस था जिसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोला, उसके अंदर F2 जनरेशन में क्या मिला था, 1:2:1 इंस्टेड ऑफ 3:1, मतलब 3:1 की जगह पर क्या आ गया यहाँ पर 1:2:1 was a Mendelian monohybrid cross। जीनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन इज 1:2:1 और जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया 1:2:1, मतलब इसके अंदर फिनोटाइपिक रेशियो के अंदर चेंज आया। जैसे देखिएगा किस तरह से कि जैसे ये रेड फ्लावर है और ये कौन से फ्लावर है, व्हाइट फ्लावर, जब इनको क्रॉस कराया तो कौन से फ्लावर्स मिले, पिंक फ्लावर, जबकि रेड और व्हाइट से तो बेसिकली जो डोमिनेंस तो यही कहता है कि जो डोमिनेंट है रेड वाले ही मिलने चाहिए थे, बट यहां पर क्या हो गया, पिंक फ्लावर मिला। अब इस पिंक फ्लावर का जब इन्होंने F2 जनरेशन में क्रॉस कराया तो यहां पर रेड, ये पिंक और ये व्हाइट, बिल्कुल डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिले यहां पर, ठीक है ना। तो ये जो पिंक फ्लावर हो रहा है ये बन रहा है, इसका मतलब ये है कि जो रेड फ्लावर है वो व्हाइट के ऊपर कंप्लीट क्या नहीं है, डोमिनेंट नहीं है, क्या नहीं है, डोमिनेंट, ठीक है, समझ गए इसे आप। नेक्स्ट की अगर अपन बात करें एक और, फिर वो है हमारा कोडोमिनेंस। क्या है, कोडोमिनेंस, ये सब हमारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन हो जाएंगे। कोडोमिनेंस क्या होता है, F1 रिजेंबल इधर ऑफ टू पेरेंट्स, F1 जो है ना रिजेंबल इधर ऑफ टू पेरेंट कंप्लीट डोमिनेंस, इसे हमने बोला, मतलब F1 टू पेरेंट्स के अंदर ही रिजेंबल्ड होगा, मतलब F1 ही होगा तो कंप्लीट है। F1 ऑफस्प्रिंग वाज इन बिटवीन टू पेरेंट, मतलब F1 ऑफस्प्रिंग है जो टू पेरेंट्स के बिटवीन वो है इनकम्प्लीट। F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट साइड बाय साइड इज कॉल्ड कोडोमिनेंट, मतलब F1 जनरेशन के अंदर दोनों ही पेरेंट की चाहे डोमिनेंट हो या रिसेसिव साइड बाय साइड रिसेंबल होते तो उसे अपन ने क्या बोल दिया, कोडोमिनेंस। बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस इज द ABO ब्लड ग्रुपिंग। कोडोमिनेंस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि इसके अंदर क्या होता है, ABO ब्लड ग्रुपिंग जो ह्यूमन बीइंग से मिलती है ना, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप, उसका है। ABO ब्लड ग्रुपिंग इज कंट्रोल्ड बाय द जीन आई। ABO ब्लड ग्रुपिंग को कौन कंट्रोल करता है, जीन आई। The plasma membrane of the RBC is sugar polymer antigen that protrude from its surface and the kind of sugar is controlled by the gene I। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है RBC की हैज शुगर पॉलीमर, उसके पास शुगर पॉलीमर होता है that protrude from its surface and the kind of sugar is controlled by the gene I। और इस शुगर का जो फॉर्मेशन है इसको कंट्रोल कौन करता है, जीन आई। The gene I has a 3 alleles IA, IB and I small I। जो हमारा जीन I है इसके 3 alleles होते हैं IA, IB and small I। The alleles IA and IB produce a slightly different form of sugar। जो I है और IB है ये बेसिकली डिफरेंट शुगर बनाते हैं, while allelic small I does not produce any sugar। और जो small I allele है वो कोई शुगर नहीं बनाता। Each person possesses any two of the three I genes allele, मतलब हर पर्सन के अंदर से इन तीनों में से कोई दो I जीन प्रेजेंट या allele रहेंगे। IA and IB are completely dominant over I। IA और IB जो है ये completely dominant होते हैं किस पर, small I पर। When IA and IB are present together they both express their own type of sugar, this because of co-dominant। और IA और IB जब प्रेजेंट रहेंगे तो दोनों ही शुगर बनाएंगे क्योंकि ये दोनों ही एक्सप्रेस हो रहे हैं। हेंस रेड ब्लड सेल्स हैव बोथ A एंड B टाइप शुगर। और इस तरह की जो रेड ब्लड सेल्स है उसमें दोनों की तरह की क्या रहेगी, शुगर प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। ये जैसे हमारा ब्लड ग्रुपिंग का एक डायग्राम भी है, जैसे A ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर एंटीजेंस तो क्या होगा A और एंटीबॉडी क्या होगी B।
बी वाला है तो उसके अंदर एंटीजन तो क्या होगा बी और एंटीबॉडी होगी ए। सेम ए बी वाले के अंदर एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं, एंटीजन्स दोनों ही होते हैं जबकि एंटीबॉडी नहीं होती। और ग्रुप ओ के अंदर एंटीजन्स नहीं होते, एंटीबॉडी दोनों ही प्रेजेंट रहती है। ओके स्टूडेंट, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, इसके बाद का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। सेम जी, ये अलील एक तरह से थोड़ा सा ही डिफरेंस है किससे, सेम जीन से। ओके नेक्स्ट, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे बात करें इसकी मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो हमने किया था उसके बारे में। तो देखो उस क्रॉस को करने के बाद मेंडल ने दो रिजल्ट निकाले और दो लॉ दे दिए, जिसमें फर्स्ट लॉ का है लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या कहता है